हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने 7 दिन जो 6 दिनों की क्लास थी उनका वापस एक बार रिवीजन किया था। रिवीजन कैसे किया, तो हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर लाके आपके सामने रिवीजन किया था। और अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 नंबर क्लास। और 8 नंबर क्लास के अंदर हम जो 6 नंबर क्लास पढ़ी थी उसके आगे की जो है प्रक्रिया वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे की जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अब शुरुआत करते हैं। देखिए, उनसे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो उसके पहले पढ़ा था भार का गिनना, भारहीनता पढ़ी थी, ठीक है ना। कॉपी पेन उठा लीजिए और नोटबुक ले लीजिए और उसके अंदर लिखिए आप कि प्रत्यानयन बल क्या होता है। प्रत्यानयन बल, तो वह बल जो वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाता है उससे क्या कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है प्रत्यानयन बल। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रत्यानयन बल कहा जाता है वह बल जो वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाता है। प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत लगता है, विस्थापन के विपरीत लगता है। जैसे इधर हम विस्थापन कर रही है कोई वस्तु, तो प्रत्यानयन बल किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, ठीक है ना। जैसे कोई हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तो वापस दीवार हमें धक्का लगाती है, तो ये कैसा बल हो जाता है, ये प्रत्यानयन बल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, सूत्र के माध्यम से देखेंगे। जैसे एफ एफ क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनली किसके बराबर है, तो -x के बराबर है। किसके बराबर है, -x के बराबर है। तो इसका मतलब एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, बल नियतांक लेना पड़ेगा। और इस कौन सा नियतांक लेना पड़ेगा, तो ये k लेना पड़ेगा और k और ये x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे k क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा बल नियतांक, को क्या हो जाएगा, बल नियतांक हो जाएगा k नियतांक, ठीक है ना। नियतांक हो जाएगा, एक मिनट, देखो यहाँ पे जो बल है नियतांक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है एक्स, तो एक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्स क्या है, तो एक्स है विस्थापन। क्या है, एक्स हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। और इसके अंदर बात करें एफ की, तो एफ क्या है, तो एफ है बल, ठीक है ना। एफ फोर्स है, बल है। और इसके अंदर ये तीनों आ गए आपके समझ में। अब देखो, इसको क्या करेंगे हम, आगे इसका मात्रक निकालेंगे। जैसे इसका मात्रक क्या हो जाएगा प्रत्यानयन बल का, तो प्रत्यानयन बल का मात्रक हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, इसको मीटर, हाँ न्यूटन प्रति मीटर आएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा, न्यूटन प्रति, या कह सकते हैं बट्टा मीटर, ठीक है ना। जैसे न्यूटन कहाँ से आ जाएगा, तो बल से आ जाएगा न्यूटन, और ये विस्थापन से क्या आ जाएगा, विस्थापन से आ जाएगा मीटर, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से बल का निकल जाएगा हमारे मात्रक, ठीक है। उसके बाद देखो चरम स्थिति, चरम स्थिति किसे कहते हैं और मध्य स्थिति किसकी होती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम कोई ये झूला है और ये झूला नीचे लटका हुआ है, ठीक है। झूला लटका हुआ है नीचे। अब क्या करते हैं कि इस झूले को झुलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इधर से इधर जाएगा पहले, ठीक है, उसके बाद ये इधर जाएगा। तो देखो ये कौन सी स्थिति हो जाती है, ये मध्य स्थिति हो जाती है। कौन सी स्थिति हो जाती है, मध्य स्थिति हो जाती है। और ये कौन सी स्थिति हो जाती है, ये चरम स्थिति हो जाती है। कौन सी स्थिति हो जाती है, चरम स्थिति हो जाती है। देखो गतिज ऊर्जा और वेग कहाँ पे न्यूनतम होंगे, तो चरम स्थिति पे। देखो यहाँ पे चरम स्थिति है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, और वेग भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। किस प्रकार, जैसे आप झूला झूल रहे हो, तो झूला झूल रहे हो, तो इसके जब झूला जो चरम पॉइंट पे जाता है, चरम पॉइंट पे जाता है, तो क्या होता है, एक धीरे धीरे रुकने की कोशिश करता है, ठीक है। और एक बार रुक के वापस स्टार्ट होता है नीचे आने को। और देखो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पे होगी, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, चरम स्थिति, देखो हाँ चरम स्थिति पर क्या हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम, और गतिज ऊर्जा और वेग क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद मध्य स्थिति आती है। मध्य स्थिति कौन सी, ये स्थिति हो जाएगा मध्य स्थिति। यहाँ पे देखो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। आप समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आते होने पर यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम होता है। उसके बाद वापस क्या होती है, ये इधर धीरे हो जाती है। गतिज ऊर्जा और वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। कहाँ पे, मध्य स्थिति पे, ठीक है। यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद हमें अगला है चाल। क्या है, चाल। देखो चाल के अंदर देखो क्या होता है कि चाल एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है चाल। क्या कहलाती है दोस्तों, चाल कहलाती है, ठीक है। चाल का यदि बात करें, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। क्या हो जाएगा,
दूरी बटा समय, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो दूरी का क्या होता है, मीटर होता है, और समय का क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा चाल का मात्रक। ठीक है, देखो ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस के अंदर बात करें तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और वाहनों की चाल यदि बात करें तो वो हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वाहनों की चाल किससे मापी जाती है, तो स्पीडोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है दोस्तों, स्पीडोमीटर से मापी जाती है। और दूरी किससे मापी जाती है, तो ओडोमीटर से मापी जाती है। जैसे उसके अंदर, जैसे आप बाइक चला रहे हो तो बाइक के अंदर ये यहाँ पे क्या लगी होती है, घड़ी, एक घड़ी लगी होती है। उसके अंदर देखो यहाँ पे स्पीड वाला सुइया चलता है कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, 60 की स्पीड के अंदर चल रहे हैं। और एक यहाँ पे बीच में नंबर आते हैं, ठीक है ना, किलोमीटर वाले, तो वो हो जाएगा कौन सा, ओडोमीटर, और ये हो जाएगा स्पीडोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, आया कुछ समझ में आपके, हाँ इसका मतलब आ गया। ठीक है, देखो औसत चाल, औसत चाल किसे कहते हैं, हमने अभी पढ़ा है चाल। तो औसत चाल क्या हो जाएगा कि कुल दूरी के अंदर हम भाग दे देंगे किसका, कुल समय का भाग दे देंगे। ठीक है ना, देखो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर, देखो यहाँ पे लिख लो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा किसका, औसत चाल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल अलग अलग सूत्र आपको देखो 3 सूत्र में बताता हूँ। जैसे x1 प्लस x2, यदि जैसे x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2, ये भी क्या हो जाएगी, औसत चाल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, x1 क्या है, कोई दूरी है, और वापस x2 क्या है, आप वापस आने की दूरी है, उसके अंदर हम टाइम अलग अलग लगता है तो उसका भाग दे देते हैं, औसत चाल आ जाती है। एक होता है v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन क्या हो जाता है, t1 प्लस t2। देखो इसके अंदर v क्या हो जाता है, इसके अंदर v हो जाता है वेग, और t हो जाएगा टाइम। पहला वेग, पहला टाइम, दूसरा वेग और दूसरा टाइम। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या देना है हमें, पहले टाइम का और दूसरे टाइम को जोड़ के यहाँ पे क्या दे देना है, भाग दे देना है। उसके बाद देखो एक और सूत्र आपको औसत चाल का, v बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये आया समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नोट लगा के आपको लिखना है कि यदि दूरियां समान हो तथा उसके संगत चाल v1 और v2 हो तो औसत चाल क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी v1, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 v1 v2 अपॉन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। ये क्या हो जाएगी, यदि आपके पास दूरियां समान है और उसके संगत चाल v1 v2 हो तो। अब आपके यहाँ पे देखो दूरियां समान है, यदि एक बार ऐसा टाइम आता है जब समय समान हो, क्या हो, समय समान हो तो क्या हो जाएगा, समय यदि समान हो तो क्या होता है, तो देखो यदि समय समान हो, देखो यहाँ पे मैं दोनों ही लिख के बता देता हूँ आपको एक बार, देखो दोनों ही लिख के बता देता हूँ ताकि आप नोटबुक में अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। देखो यहाँ आपके पास यदि दूरियां समान हो, क्या हो, दूरी समान हो तो औसत चाल का क्या सूत्र होगा, और यदि आपके पास समय समान हो तो आपके पास क्या हो, समय समान हो तो आपके पास औसत चाल का क्या होगा, सूत्र क्या होगा। ठीक है ना, औसत चाल का सूत्र क्या होगा, ये आप दोनों नोट कर लीजिए। तो दूरी से यदि समान हो तो क्या होगा, 2v1 v2, क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये तो हो जाएगा दूरी समान हो तो। और यदि समय समान हो तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आया कुछ समझ में आपके, आया, पहले पढ़ा नहीं पढ़ा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा आप लिख लो क्यूसेक, देखो जल की प्रवाह मापने का, देखो ये हिंट है छोटा सा, ठीक है ना, क्यूसेक, ये बीच बीच में हम हिंट लेते रहते हैं ताकि आपको क्या हो, समझ में आ सके। देखो क्यूसेक किसे कहते हैं, तो ये पानी की प्रवाह की दर मापने के लिए किस में मापते हैं, तो वो क्यूसेक के अंदर मापते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं आगे, हाँ ठीक है चलते हैं आगे। तो देखो एक ताक्षणिक चाल होती है, कैसी चाल होती है, ताक्षणिक चाल। तो ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं कि किसी क्षण विशेष पर चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। जैसे कोई क्षण विशेष के अंदर, जैसे भूकंप आता है तो भूकंप क्या होता है, क्षण विशेष के अंदर आता है। क्षण विशेष के अंदर पृथ्वी क्या करती है, थोड़ी सी गति करती है, कहाँ अंदर प्लेट होती है वो क्या करती हैं, गति करती हैं, उससे क्या कहते हैं, ताक्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है ना, समय अंतराल क्या हो, बहुत ही कम हो, उसे क्या कहते हैं, ताक्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आया कुछ समझ में आपके, हाँ इसका मतलब आ गया, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। और अब करते हैं बात वेग की। तो वेग किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेग कैसी राशि होती है, तो वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है ना, सरल रेखा की दिशा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक कोई सरल रेखा है, इसकी कोई दिशा है क्या, तो इसकी कोई दिशा नहीं है। ठीक है, तो
इसकी दिशा कोई ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसकी दिशा नहीं हो वो क्या हो जाती है, अदिश हो जाती है। और जिसकी दिशा ज्ञात हो तो देखो विस्थापन, देखो वे क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय होता है, ठीक है। क्या होता है, विस्थापन अपॉन टाइम होता है। तो विस्थापन हमेशा किस प्रकार गति करता है, तो कोई दिशा के अंदर विस्थापन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है, ठीक है। परंतु यदि कोई वस्तु पिंड वक्राकार दिग्ग वक्राकार पथ में गति कर रही है, जैसे ये वक्राकार मतलब गोल, यदि कोई वस्तु कैसे घूम रही है, गोल घूम रही है, वक्राकार या फिर दीर्घ वक्राकार घूम रही है, तो आपको दिशा कैसे ज्ञात होगी। तो क्या होता है कि कोई निश्चित बिंदु ले लेते हैं, कोई निश्चित बिंदु ले लेते हैं और उससे एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ पे। तो इसकी क्या होती है, गति किस साइड में है और किस साइड में ये गति है और किस साइड में इसका वेग है वो पता चल जाता है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा की दिशा ही वेग की दिशा होती है। जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वो क्या होती है, वेग की दिशा होती है, ठीक है दोस्तों। चलो, वेग का मान निम्न प्रकार परिवर्तन होगा। तो देखो वेग का मान कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है ये आप नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। तो 3 स्थान पे क्या होता है, 3 कंडीशन के अंदर क्या होता है, वेग का मान परिवर्तन होता है। देखो, एक है चाल, यदि हम कोई वस्तु है उसकी चाल बदल देंगे तो वह क्या हो जाएगी, वेग परिवर्तन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, ठीक है, वो अभी क्या एक्स माना कि जैसे एक्स वेग से घूम रही है, ठीक है। यदि हम इसके क्या करते हैं, x+1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इस वेग में 1 बढ़ा देते हैं, x+1 कर देते हैं, तो ये क्या करेगी, ये थोड़ी सी वेग में क्या करती है, बढ़ोतरी करते ही क्या कर लेती है, दिशा परिवर्तन कर लेगी, ठीक है ना। और वेग का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा दिशा बदलने पर। यदि हम देखो इस दिशा के अंदर चल रही है तो इसका वेग क्या है, माना कि कोई x है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐसे चला देते हैं, वक्राकार के रूप में, सर्पिलाकार के रूप में हम चला देते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई बाइक के अंदर कोई बाइक सड़क पे जिग-जैग मोशन में चल रही है तो उसके अंदर क्या होता है, वेग में कमी आती है, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि देखो चाल व दिशा दोनों बदलने पर, चाल भी बदल देंगे दिशा भी बदल देंगे तो क्या होगा, वेग के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। औसत वेग किसे कहते हैं, औसत वेग किसे कहते हैं, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत वेग किसे कहते हैं, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। हम एकांक विस्थापन के अंदर टाइम का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास औसत वेग आ जाएगा, ठीक है ना। कि यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग क्या हो, u हो, और अंतिम वेग क्या हो, v हो, तो औसत वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो v+u/2 हो जाएगा, ठीक है। u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग, बटा 2 का भाग दे देंगे इन दोनों को जोड़ के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा, ठीक है। ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, तो किसी क्षण विशेष पर उत्पन्न हुए वेग को क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। अभी हमने ताक्षणिक के चाल भी पढ़ी थी और अब पढ़ रहे हैं हम ताक्षणिक वेग। तो किसी क्षण विशेष पर उत्पन्न वेग को क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं त्वरण क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, तो देखो वेग में परिवर्तन की दर मतलब v अपॉन क्या हो जाएगा, टी, मतलब टी, v के अंदर क्या होगा, कुछ परिवर्तन होगा, मतलब टाइम के अनुसार क्या होगा, v के अंदर परिवर्तन होगा तो वेग क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वेग त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, त्वरण कहलाता है। अब त्वरण के बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ये हमारे सुबह वाली 8 बजे वाली क्लास है उसको ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।